हेलो गाइस, हाउ आर यू। कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहां एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम रेमी था। रेमी अपने पेरेंट्स के साथ एक अलग ही प्लेनेट में रह रही थी और वो जब से पैदा हुई थी उसने अपने पेरेंट्स के अलावा किसी इंसान को नहीं देखा था। बस वो और उसके पेरेंट्स ही उसकी पूरी दुनिया थे। उस प्लेनेट पर उनके पास एक शेल्टर हाउस था, उसी में वो लोग रहते थे। खाने के लिए उन्होंने एक फार्म बनाया हुआ था जहाँ रेमी के फादर, जिनका नाम रिजा था, उन्होंने सब्जियां उगाए हुए थे और फार्म में कुछ जानवर भी पाले हुए थे। बस कुछ इसी तरह से उनका गुजर बसर होता था। उनके अलावा यहाँ कुछ और नहीं था, ना कोई इंसान और ना कोई परिंदा और ना ही तो कोई दूसरे जानवर। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे। लेकिन अभी उन लोगों को यकीन था कि कभी न कभी कोई इंसान तो यहाँ आएगा और जब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ इस प्लेनेट पर रहने के लिए सब कुछ है तो वो यहाँ आबाद होना चाहेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये फैमिली यहाँ रह रही थी। और एक दिन रेमी के डैड अपनी वाइफ यानी इल्सा से बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ हमारे घर के इर्द गिर्द मौजूद हैं जो कि हमारे घर में आना चाहते हैं। ये बात रेमी भी सुन रही थी। वो काफी डर जाती है। फिर जब वो रात को सो रही थी तो उसके डैड आकर उससे कहते हैं कि बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि तुमने हमारी सारी बातें सुन ली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। मगर रेमी फिर भी काफी डरी हुई थी। दूसरे दिन सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसकी नजर विंडो पर पड़ती है जिस पर किसी ने खून से लीव लिखा हुआ था। ये देखकर रेमी के डैड यानी रिजा ने पिस्टल उठा ली थी। फिर उन्हें 3 लोगों की आवाज आती है जो कहीं छुपे हुए थे। फिर जब उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो चीखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ रेमी को अपनी जानवरों की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बताए बगैर अपने जानवरों के पास चली जाती है जहां उसके जानवर बिल्कुल ठीक थे। ये देखकर जब वो वापस आने लगती है तो वही लोग जो छुपे हुए थे वो रेमी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर उसके डैड आकर उसको शूट कर देते हैं और वो वहीं मर जाता है। दूसरे को उसकी मदर यानी इल्सा छुरी से मार देती है और तीसरे को भी रेमी के डैड गोली मार देते हैं। फिर वो आगे देखने के लिए जाते हैं कि और लोग तो नहीं हैं उनकी तरह। रेमी और उसकी मदर घर में ही होती हैं। रात काफी गुजर चुकी थी और अभी तक रेमी के डैड नहीं आए थे। फिर अचानक ही से एक आदमी उनके घर में घुस आता है जिसका नाम जेरिक था। उसका पैर काफी जख्मी था, इसलिए पता चलता है कि ये वही आदमी था जिसको रेमी के डैड यानी रिजा ने लास्ट नाइट शूट तो किया था, मगर वो गोली उसके पैर में लगी थी जिसकी वजह से वो बच गया था। और इससे ये भी पता चलता है कि उसने रेमी के डैड को भी मार दिया है। वो कहता है कि ये मेरा ही घर है और तुम लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारकर यहाँ कब्जा किया है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। अब रेमी की मॉम के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। इस प्लेनेट पर इस घर के अलावा कोई और रहने की जगह भी नहीं थी, इसलिए वो एक स्ट्रेंजर के साथ रहने का फैसला करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो भूल गई थी कि वो उसके हस्बैंड का कातिल है। और जैसे ही जेरिक का ध्यान इधर उधर होता है, रेमी की मॉम यानी इल्सा घर के अंदर से एक बड़ी सी छुरी उठाकर जेरिक को जख्मी कर देती है, जिस पर जेरिक भी उसको मारने लगता है, लेकिन मारता नहीं है और कहता है कि मुझे अपने आप को साबित करने के लिए सिर्फ 30 डेज दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस मुझे मेरे हस्बैंड की बॉडी ला दो ताकि मैं उसे दफन कर सकूं। जेरिक ऐसा ही करता है। फिर वो उसके हस्बैंड को एक पहाड़ पर दफन कर देता है। फिर रेमी और उसकी मॉम वो 30 दिन गिनना शुरू कर देते हैं जो जेरी ने मांगे थे और जेरी अपने वादे के मुताबिक सारे बाहर के काम किया करता था, जबकि रेमी की मॉम सारे घर के काम किया करती थी। फिर रेमी की मॉम एक दिन स्टोर से एक रोबोट निकालती है जो कि एक जानवर जैसा था। वो रेमी से बात भी किया करता था, इसीलिए अब रेमी को एक दोस्त मिल गया था और वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ रेमी की मॉम यानी इल्सा और जेरी एक दूसरे से काफी करीब हो गए थे और ये बात रेमी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो अपना सामान पैक करके घर से बाहर चली जाती है। उसको वहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है और वो उसके अंदर अपनी बॉल लाइट लेकर जाने लगती है, लेकिन अंदर जाते जाते उसका दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की कमी थी।
फिर जब रेमी की आंख खुलती है तो वो अपने घर में होती है, क्योंकि जेरी ने उसको बचा लिया था और वो उसको समझाता है कि इस प्लेनेट के बाहर जिंदगी बहुत मुश्किल है, तुम जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लो। फिर हम रेमी की मॉम को देखते हैं जो जेरी के साथ बैठकर वही म्यूजिक बजा रही थी जो वो पहले अपनी फैमिली के साथ बजाया करती थी। इससे ये पता चलता है कि रेमी की मॉम यानी इल्सा ने जेरी को अपनी फैमिली का हिस्सा समझना शुरू कर दिया था। ये देखकर रेमी बहुत उदास हो जाती है और वो रोते हुए एक रूम में जाकर छुप जाती है, क्योंकि वो अभी जेरी को अपने फादर के कातिल ही की नज़र से देखती थी। रेमी की नफरत जेरी के लिए देखकर उसकी मॉम उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो तो कुछ समझने को तैयारी नहीं थी। इसलिए अब रेमी की मॉम सोचती है कि मैं ऐसे आदमी के साथ रहकर क्या करूंगी जो मेरी बेटी को ही पसंद नहीं है, और वैसे भी इसने मेरे हस्बैंड को मार डाला और अब मेरी बेटी भी इसी की वजह से मुझसे नाराज है। ये सब सोचकर वो जेरी को मारने के लिए गन उठा लेती है, लेकिन जब वो उसको शूट करती है तो उसमें तो गोली ही नहीं थी। इसलिए वो उसको मारने के लिए कुछ और लेने जाती है, लेकिन वहाँ जेरी आ जाता है और रेमी की मॉम यानी इल्सा को भी मार देता है। अब तो रेमी की नफरत जेरी के लिए मजीद बढ़ जाती है। फिर जेरी उसकी मॉम को भी उसी जगह दफन कर देता है जहां उसके डैड को किया था। दूसरी तरफ रेमी जेरी के पास से भागने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम आखिर कहाँ जाओगी, इसके अलावा यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। अब रेमी बेचारी कर भी क्या सकती थी, उसको बहुत ही मजबूरी में अपने पेरेंट्स के कातिल के साथ रहना पड़ रहा था। अब काफी टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जब रेमी बड़ी हो चुकी थी और बहुत ही खूबसूरत भी हो गई थी। इतने सालों में उसने जेरी को कभी मारने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो उस पर भरोसा करके उसको एक गन देता है। फिर एक दिन जेरी रेमी को एक तालाब में लेकर जाता है जहाँ वो लोग नहाते हैं। रेमी पहली बार किसी तालाब में इस तरह से नहा रही थी। फिर घर आकर जेरी रेमी को उसकी मॉम की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाता है, जिसको देखकर वो रोने लगती है अपनी मॉम को याद करके। जेरी रेमी को बहुत ही अजीब तरह से गले लगाता है। जेरी की इस हरकत से रेमी को उसके इरादों का अंदाजा हो जाता है। वो अब जेरी के साथ रहना नहीं चाह रही थी, वो रात को भी बहुत मोहतात होकर रहती थी। फिर एक दिन जेरी रेमी से कहता है कि अब क्योंकि इस प्लेनेट पर मैं और तुम ही रह गए हैं तो हमें बच्चे पैदा करना चाहिए, ताकि इस प्लेनेट पर भी ह्यूमंस की एक नई सिविलाइजेशन शुरू हो जाए। ये सुनकर रेमी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है कि भले तुम आखिर इंसान हो इस प्लेनेट पर, मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो बहुत सोचती है, उसके बाद वहाँ से भागने का फैसला करती है अपनी रोबोट मशीन के साथ, लेकिन इस बारे में जेरी को पता चल गया था। इसलिए जेरी रेमी का मास्क उसके कमरे से चुरा लेता है, जिसके बगैर वो उस जगह पर सांस भी नहीं ले पाएगी। दूसरी तरफ रेमी उससे अपना मास्क वापस लेने जाती है, मगर गलती से गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो बेड पर खुद को बंधी हुई देखती है और जेरी उसके सामने होता है। उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। रेमी अब भी उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रेमी की चीखने की आवाज सुनकर उसकी रोबोट मशीन वहां आकर अपने हथियारों से जेरी पर अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी तो हो जाता है, मगर वो अपनी गन से उस रोबोट पर फायर करके उसको खत्म कर देता है। दूसरी तरफ रेमी ने भी अपने हाथ खोल लिए थे और एक राइफल से जेरी के सर पर शूट कर देती है, जिससे वो भी वहीं मर जाता है। फिर रेमी जेरी को भी वहीं पर दफन कर देती है जहां उसके पेरेंट्स दफन थे। अब उसको अंदाजा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा अकेली है, इसलिए वो वहाँ से दूसरे इंसानों की तलाश में निकलने का फैसला करती है। वो अपने रोबोट को भी दोबारा ठीक कर लेती है और उसको गुड बाय करके वहाँ से निकलती है और उसी दरवाजे के जरिए जाने लगती है जहाँ से वो एक बार बचपन में गुजरी थी। वहाँ से बाहर आकर वो देखती है कि दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन ही है और कुछ नहीं। इसी उम्मीद के साथ रेमी अपना सफर यहाँ से शुरू करती है कि शायद कोई इंसान उसको मिल जाए, और यहीं पर इस मूवी का एंड भी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।